about the previous lecture? मैम हमने solution of ordinary differential equation start करना है. Solution of हम homogeneous discuss कर रहे थे. solution of system of linear equations. Yes मैम. Okay. चले आए, मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ. जी, लास्ट लेक्चर जो था ना हमारा, उसमें मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल. और आप लोगों को वहाँ पर जो चीज़ थोड़ी सी पेंडिंग छोड़ी थी, जिसको मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, वो था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. एम आई राइट? यस मैम. ठीक है. उसी के लिए मैंने ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी नोट डाउन की हैं आप लोगों के लिए. इसको मैं आपके लिए बताती हूँ. ये देखिए, ये मैंने अपना हैंड रिटन में 2 या 3 पेजेस छोड़े हैं आप लोगों के फाइल्स में. इसको ज़रा चेक करना है. अभी इसको हम देखेंगे वन मोर टाइम. वहीं से बात स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के लिए कि अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स x1 x2 up to xn is a set of the equation of the form. You can write the system of journal system in which you have the m linear equations with n unknowns are there. This is the set of equation and you have to describe it like equation number 1. इंट्रोडक्शन हमारे पास हो चुका हुआ है इसका. ऑल द एज आर द गिवन नंबर्स कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द सिस्टम. ऑल द x1 x2 अप टू xn, दिस इज द दीज आर द अननोन्स जिनको हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसीजर से फाइंड करना है. एंड ऑल द बीज are also the given numbers and we have to be restricted on the b's. If bi is equals to 0, then the system is called the homogeneous system, and if at least one bi is not equals to 0, then it will be the non-homogeneous system. There are 3 types of solutions of the system. First is a system of equations that has no solution is said to be inconsistent, जिसका कोई solution आप find out ना कर सको. इसकी example अभी next पेज पर आ जाती हैं. And if there is at least one solution बोल दें या unique solution बोल दें, एक ही बात है. And infinitely many solutions are there of the system, then it is called the consistent. राइट. होमोजीनियस, आगे मैंने ब्रैकेट में एक सेंटेंस लिखा, होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. होमोजीनियस सिस्टम कौन सा होगा? जिसमें b की वैल्यू 0 होगी, जिसमें ऑल द बीज ऑन द लेफ्ट साइड विल बी 0, वो होमोजीनियस और वो कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? उसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही हमारे पास. और वहाँ से अगर मैं आपको कह दूं कि फाइंड आउट कि कोई भी होमोजीनियस सिस्टम ले लें और मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 x2 अप टू xn, तो वो क्या आएंगी? मैम वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा. नहीं, वैल्यू बताइए, वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी मैम. चले देखेंगे कि 0 आएगी. लेकिन अभी तो सिर्फ यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, आगे आइए जरा, अभी पता चल जाता है क्या वैल्यू आएगी. अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज अ सेट ऑफ नंबर्स x1 x2 अप टू xn which satisfy
ऑल द m इक्वेशंस। ये अब आप लोगों को बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आपको पता भी होना चाहिए ये एट दैट लेवल कि जब भी आप लोग क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो उसका एक चेक होता था, आप उन वैल्यूज़ को बैक इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप कह देते हो कि आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस देन इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, एट लीस्ट अ यूनिक सोल्यूशन विच इज कॉल्ड द ट्रिवियल सोल्यूशन x1 x2 अप टू xn इज इक्वल्स टू 0। तो इट इज ऑब्वियस कि जब आपके पास लेफ्ट राइट साइड पे 0 है, होमोजीनियस सिस्टम है, तो एक तो उसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, और वो सोल्यूशन कौन सा होगा, ज़ीरो सोल्यूशन होगा, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। इसलिए उनकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, आपके पास 0 आ जाएंगी। एनी अदर सोल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द नॉन ज़ीरो और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। बट इसके लिए आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ केसेस कि वो फिर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन विच द सिस्टम हैव द सिस्टम हैज़ द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। वो एक अनदर टॉक है, इस पे अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। बहरहाल इतनी बात अभी आप लोगों को डिस्कस होनी चाहिए कि इफ़ द सिस्टम इज़ homogeneous then it has at least the unique solution which is trivial, and any other solution if it exists this is will be the non trivial solution। जी आ जाइए, यहाँ से आपको सोल्यूशन को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग आएगी। वो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये देखिए, इफ m is equals to 2 is equals to n means we have the two equations with two unknowns. You can describe it generally like this: a11x1 plus a12x2 is equals to b1, a21x1 plus a22x2 is equals to b2. There are three possible cases. वही मैंने बता दिए, when you have to try to find out the solution of this system, then you have the three possible cases are there. One is the no solution, precisely one solution, infinitely many solutions. अब no solution, जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, we know that ये जो सिस्टम में जितना मर्जी आपके पास इक्वेशंस आ जाएं, वो सब की सब आपके पास लाइंस को डिस्क्राइब करती हैं। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1 के लिए मैंने लिखा हुआ है नो सोल्यूशन इफ द लाइंस आर पैरेलल। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर लाइंस पैरेलल आ जाए तो इसका मतलब है द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, वाइस वर्सा भी ट्रू है। ये देखिए, मैंने दो इक्वेशंस ली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, इधर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको कि इस सिस्टम को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो कैन यू टेल मी प्लीज़ के what will be the value of x and y individually? जरा इसको सॉल्व करें तो जी, यहाँ से अगर आप लिखते हो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, यहाँ से आप लोग लिख देते हो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, तो जब माइनस वाई को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, मीन्स यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y इंडिविजुअली। तो इसको हम बोलते हैं कि दिस मीन्स दैट दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। अब जब इसको ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट करते हो अपने किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लेन पर लेकर आते हो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 डिस्क्राइब्स द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस वाई इज ऑल्सो अ लाइन which passes through the origin, so it will be looking like this। आपको ग्राफ बनाना आता ही है कि इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया था। ठीक है, तो ये लाइंस जो हैं ये आपके पास पैरेलल आ रही हैं। केस बी पर आए कि इफ यू आर गेटिंग द यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन देन द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर।
उसके लिए देखिए मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। चलिए ज़रा इसको जब आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो y से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2। और दूसरा जब आप x इज इक्वल्स टू 1/2 को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो तो y आ जाता है। तो इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग द वन सोल्यूशन ऑफ वन वैल्यू ऑफ x एंड वन वैल्यू ऑफ y। तो आप, और जब आप लोग इन दोनों, ये भी दोनों बोथ आर द लाइन्स, ठीक है, उसको जब लेकर आते हो प्लेन पे तो देखेंगे कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। थर्ड केस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ दे कोइंसाइड, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। नीचे वाली सिस्टम को देखिए, नीचे वाली इक्वेशन को देखिए, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ या 2 पर डिवाइड कर देती हूँ तो वो फर्स्ट इक्वेशन ही बन जाती है। इसका मतलब बोथ इक्वेशंस आर द सेम। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। So you have to take y as an arbitrary constant, means for different y को आप t ले लो, suppose y is equals to t, तो आप कह दोगे कि what is the solution, x is equals to 1 minus t and y is equals to t। तो इसको फिर आप लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जब आप ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हो तो बोथ इक्वेशंस, क्योंकि एक ही तो इक्वेशन है, दोनों को जब आप लोग ड्रॉ करते हो तो ये ओवरलैप करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। एक और छोटी सी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है बिल्कुल एंड पे, वो लाइन ये लिखी हुई है कि इफ द सिस्टम इज होमोजीनियस, अगर सिस्टम आपके पास होमोजीनियस होगा, केस ए कैन नॉट हैपन because then those two straight lines passes through the origin whose coordinates 0 0 constitute the trivial solution। वो हम लोगों ने वैसे ही पढ़ लिया था कि अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम होता है तो उसका यूनिक सोल्यूशन आता है और वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो जो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है ना, उसको फिर हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह ज्योमेट्रिकली नहीं करते, उसको हम लोग कह देते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 0 एंड वो जो स्ट्रेट लाइंस है वो पासेस थ्रू द ओरिजिन है। इसके बाद मैंने ये देखिए एक क्रैमर्स रूल का पेज छोड़ा है, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करवा रही क्योंकि नो नीड फॉर दिस राइट नाउ। तो ये आपके पास मोर डिस्कशन है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। अब मैं ज़रा बुक की तरफ आती हूँ, वेट अ मिनट। चलिए ये देखिए, जी बुक आगे शेयर हो गई, बुक आपके साथ? जी मैम। यस मैम। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मेरे पास अभी लोडिंग हो रही है।
चलो ये देखते हैं। आप पेज नंबर बता सकते हैं कहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंड किया था? मैम 23 था शायद। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई है मुझसे, दोबारा बोलिए। मैम 30। मैम हमने कॉन्जुगेट पढ़ा था लास्ट टाइम जो। अच्छा चलिए आ जाए जरा। ट्रांसपोज भी पढ़ लिया था? मैम रो एंड कॉलम ऑपरेशंस पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। हाँ जी। एचेलॉन फॉर्म पढ़ ली थी? नो मैम। नो मैम, एक्सीलेंट फॉर्म यहाँ से से स्टार्ट पढ़ना है करना। मैम। इससे अच्छा लास्ट वाले पेज पे एंड किया था। हाँ जी, चलिए ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया, सारा सिस्टम को देख लिया, सोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सोल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को किस काम के लिए मींस प्रेप रहना है। वो हमारे पास है ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस या रो ऑपरेशंस। तो उसके लिए ये आप लोगों ने यहाँ पर ऑन द पेज 120 पे ये सारा आप लोगों को बताया हुआ था कि हाउ टू राइट द सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, और क्या कहते हैं ऑपरेशंस जो है वो आपके पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के लिए क्या क्या स्टेपिंग चाहिए वो कर सकते हो। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाता है रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म एंड रो एचेलॉन फॉर्म। ये अब आप लोगों ने करना है 121 पेज के ऊपर। यू हैव द some properties are there for the reduced row echelon form। उसके लिए क्या होता है, the first non-zero element in every row should be 1। मीन्स ये सारा वो काम है जो आपने रो वाइज ऑपरेशंस लगाकर करना है, ठीक है। The first non-zero element, if any, in every row is 1. The rows that consist entirely of zeros are grouped together at the bottom। 1 1 बनाते जाओगे पहले इन एवरी रो द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। उसके बाद क्या करोगे, उस अकॉर्डिंग टू दैट वन आपके पास जो जीरोस उसके नीचे जो है जीरोस बनते जाएंगे और वो ग्रुप टुगेदर होना चाहिए एट द बॉटम। Two successive rows that do not consist entirely of zeros, the number of zeros proceeding of the leading one in the lower row are greater than the number of zero proceeding to the leading one in the upper row। क्योंकि two successive rows that do not consist entirely of zeros, अगर वो दोनों कोई भी टू रोज या टू कॉलम्स अगर जीरो आ जाएंगे तो द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन आ जाएगा। If the leading one in the ith row lies in the jth column, then all other elements in the jth column are zeros। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये काम कर सकते हैं। आर द एग्जाम्पल्स, ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म है। ये तो इस तरीके से पढ़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा जो आइडिया है
वो इन एग्जाम्पल 2.10 में है कि कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू द रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। चलिए इसको रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में करते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये किस फॉर्म में दी हुई है? बोले ये कौन सी फॉर्म है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब कि मैं अगर यहाँ से आपसे कहूँ कि इसको लिखो जरा अपने सिस्टम में, तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 9, 2x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3 इज इक्वल्स टू 1, 3x1 प्लस 6x2 माइनस 5x3 इज इक्वल्स टू 0। आप इस तरीके से इसको लिखोगे। तो ये आपके पास सबसे पहले आपने जब भी रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म बनानी हो या रो एचेलन फॉर्म बनानी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसके बाद रो वाइज ऑपरेशंस आप लोगों ने कॉलम वाइज भी कर सकते हो, बट हमारा यहाँ पर जो ज़्यादा मैक्सिमम काम है वो रो ऑपरेशन से है, और इसका रीज़न बिहाइंड ये होता है कि रो ऑपरेशंस कंपैरेटिवली जल्दी लूप अप हो जाते हैं, मीन्स जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं एज कंपेयर टू द कॉलम ऑपरेशंस। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये आर है। इस आर का क्या मतलब है कि आपने रो वाइज ऑपरेशन किया है। ये नोटेशन यूज़ करते हैं, इसके ऊपर आर लिखते हैं और ऑन द राइट साइड पे वर्डिंग लिख देते हैं। ये जो वर्डिंग होती है ना, इन वर्डिंग को आप R1, अभी ये मैं इसकी वर्डिंग को और तरीके से भी एक्सप्लेन करवा देती हूँ, लेकिन हर स्टेप में आपने ये दोनों चीज़ें ज़रूर नोट डाउन करनी है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्या ऑपरेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल आइए ज़रा ये देखें, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन फर्स्ट रो 1 है, हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 है। अब हमने इसके नीचे वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना है। तो ये देखें क्या किया, बाय एडिंग -2 टाइम्स द फर्स्ट रो टू द सेकेंड एंड बाय एडिंग -3 टाइम्स द फर्स्ट रो टू द थर्ड। ठीक है, आपने इनको दोनों को ज़ीरोज़ बना लिया। ये अब आप लोगों ने काम खुद कर करके देखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री जो नॉन ज़ीरो एंट्री है उसको 1 बनाएंगे। यहाँ पर 2 है, उसको 1 बनाया, क्या किया, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, तो वो आपके पास 1 बन जाता है। इस 1 के अकॉर्डिंग इस 3 को हमने 0 बनाना है, तो उसके लिए हमने एक स्टेप कर लिया, ये आप लोगों ने देखना है। फिर क्या करोगे, द थर्ड रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उसको 1 बनाना है। हम उसे के लिए ऐसा किया कि हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 आ गया, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर भी आप काम ख़त्म कर सकते हो, बट अभी आपके पास ये रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म नहीं बनी। हमारे पास 1, जब नॉन ज़ीरो एंट्रीज 1 आ जाती हैं तो उनके अप एंड डाउन जो हैं वो ज़ीरोज़ का ग्रुप होना चाहिए। अब इस 1 के अकॉर्डिंग -7/2 को और 11/2 को 0 करोगे। ये देख लीजिए, ये आपने जब 0 कर लिया तो ऑन द राइट साइड जो बीज आ रहे हैं उनके ऊपर भी हमारे पास स्टेपिंग हो रही थी और हम लोगों के पास यहाँ पर ये आ गया। तो सिंपल इज़ दैट स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में काम करना शुरू करो तो ट्राई किया करें कि आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो। वो आपके पास इट विल गिविंग यू द रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को 1 बना के पहले नीचे ज़ीरोज़ करें, फिर सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को 1 बनाओ, उसके डाउन नीचे 0 कर दो, फिर थर्ड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को 1 बनाओ और उसके ऊपर जो है उनको ज़ीरोज़ कर दें। तो ये देखो, ये आपके पास सेकंड रो की सेकंड एंट्री को 1 बनाएंगे ना? हाँ ऑब्वियसली, फर्स्ट तो 0 हो गया ना। ओके मैम, ओके। मैंने बोला कि
you have to try to understand it please के first non-zero entry in every row should be 1. अच्छा अब ये देखिए ये हमने इसको रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में बना दिया. अब स्टेटमेंट्स अबाउट द रो ऑपरेशंस कैन बी सिंबॉलिकली एज. अब सिंबॉलिकली अब देखो लिखा अगर मैंने ये तो आपको आइडिया होगा ही. इंटरचेंज ऑफ द ith एंड jth रोज कर दो तो rij कर देते हैं. अगर मैं कहूँ कि मैंने फर्स्ट रो को 9th रो के साथ इंटरचेंज करना है मैं क्या लिखूंगी r1 and 9 r1 9. उसका मतलब हो जाएगा आई एम इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड 9th रो. ठीक है. जब आपने किसी भी नॉन जीरो स्केलर से किसी को भी मल्टीप्लाई करना है तो वहां पर k लिख दोगे. अगर आपने किसी नंबर को किसी रो को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया विद सम एंड अदर तो उसको आप लोग यूं लिख सकते हो. और जिसमें चेंज लेकर आना होता है ना उसको फर्स्ट टाइम पहले लिखते हैं. ये भी होता है आपके पास. सेकंड ये है कि द गिवन मैट्रिक्स इन द अबव एग्जांपल कैन बी कंसीडर्ड एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. वो जो सिस्टम था ना वो बेसिकली ये था. ठीक है. जहां से मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी थी. दिस सिस्टम of linear equations corresponding to the reduced row echelon form of the augmented matrix and this system of linear equations can be written as. अब आप लोगों ने क्या किया हमारे पास ये इन द एंड आंसर आया. इसको बैक सब्स्टिट्यूशन दीजिए मीन्स इसको दोबारा से अपने सिस्टम में लेकर जाए. कैसे लिखेंगे हम दोबारा से जब अपने सिस्टम में लेके जाएंगे हम लिख देंगे x1 + 0x2 + 0x3 इज इक्वल्स टू 1. ये देखिए ये लिखकर दिखाया हुआ दिस वन. ठीक है. और यहां से आप लोगों के पास इजीली वैल्यूज आ गई x1 x2 एंड x3 की. क्लियर हो गई बात? यस मैम. अच्छा आगे देखें द मैट्रिक्स. अब ये जो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दी हुई है दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम 3 लीनियर इक्वेशंस इन 4 अननोन्स. इसमें 4 अननोन्स हैं 3 इक्वेशंस हैं. ठीक है. और आप लोगों ने क्या किया कि इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो थी आपके पास उसमें से कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो थी 3/3 की उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया. बाकी आपके पास एज इट इज आए. इसको बैक आपने दोबारा से सिस्टम में लिखा. जब आप लोगों ने इसको सिस्टम में डिस्कस कर लिया द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस corresponding to the above matrix can be written as like this. तो अब आपके पास ये आ जाएगा x1 is equals to 1 minus 4x4. यहाँ से आ जाएगा x2 is equals to 6 minus 2x4. थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा x3 will be 2 minus 3x4. आप देखो आपके राइट साइड पर सारे के सारे x4s आ रहे हैं. तो हम क्या करेंगे वी हैव टू पुट x4 is equals to some t where t is any arbitrary constant. तो हम फिर कह देते हैं कि this system has infinitely many solutions. जब आपके पास 3 equations and 3 unknowns होंगे तो आपके पास सिचुएशन डिफरेंट है. when the 3 equations and 4 unknowns तो उसमें आपके पास मोस्ट प्रोबेबली infinitely many solutions आएंगे. क्लियर? जी मैम. ओके जी लेट्स स्टार्ट. जस्ट 2 मिनट की बात है. ये काम अब आप लोग मुझसे ले लें. बेसिकली आपके करने वाला काम है. इसको नोट कीजिए. द फर्स्ट मेथड हमने क्रैमर्स रूल को भी पढ़ना है मैट्रिक्स इन्वर्जन को भी पढ़ना है लेकिन क्योंकि वो पहले काम किया हुआ है इसलिए उसको एंड पे गो थ्रू कर लेंगे. अभी जो 2 न्यू प्रोसीजर्स हैं आपने बेसिकली 4 प्रोसीजर्स पढ़ने हैं फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. उसमें से फर्स्ट वन है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड. अब वो मेथड क्या है आप लोगों को अभी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. लुक
In this method, first you have to write the given system of linear equations into the augmented matrix and convert the augmented matrix into reduced row echelon form. And the procedure is explained below with the help of the example. अब ये एक example दी हुई है. ये आपके पास system दिया हुआ है in which you have 3 equations with 3 unknowns. First you have to write the augmented matrix of this system and for suitable row operations. ये देखिए अब ये row operations पे ज़रा focus कीजिएगा. इनको solve करके by hand check करोगे. रो ऑपरेशन से जब आप लोग इन द एंड आ जाते हो, ये देखें ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोफिशिएंट मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई. जो ऑपरेशंस आप अपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे कर रहे होते हो वही आपने अपने बी पर भी करने होते हैं. तो इवेंचुअली आपके पास ये आ जाता है. एंड दिस अब कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? आपने कॉरस्पॉन्डिंग का बहुत वर्ड देखा होगा. एक्चुअली जब हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, तो मैट्रिक्स से जो नेक्स्ट मैट्रिक्स जनरेट होता है वो नॉट एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू होता है, वो एग्जैक्टली इक्वल्स के नहीं आता. तो उसके लिए फिर हम लोग ये रो वाइज ऑपरेशंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू रो वाइज ऑपरेशन. ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉरस्पॉन्ड एक स्टेप दूसरे स्टेप से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम ऑफ दिस रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म इज दिस वन. और यहाँ से आपके पास यू आर गेटिंग x1 x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 2. And this method of finding the solution of the linear system is called the Gauss-Jordan elimination method. Gauss-Jordan is the name of mathematician. मैम काइंडली ऊपर कर पेज नंबर 125 दिखाइएगा. जी ये पेज नंबर 125 ये. जी पूछिए. ना मैम हो गया. थैंक यू मैम. एक तो ये वाली आपने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ तक तो हमारा काम हो गया आज का. उसके बाद आपने एक्सरसाइज साथ ही आपको नीचे मैंने कुछ स्लाइड्स में एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आना है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज द solve each of the following system of linear equations by Gauss-Jordan elimination method. ये देखिए 1, 2, 3 and 4 and please be careful रहिएगा कि फर्स्ट जो 2 equations है ना वो आपके पास है 3 equations with 3 unknowns, but 3 और 4 का जो कुछ पार्ट है वो 130 पेज पर आया हुआ है, नीचे वाले पेज पर साथ ही है. वहां पर आपके पास 3 equations with 4 unknowns, no 4 equations with 3 unknowns हैं. ठीक है यस मैम. मैम इनके इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे ना? हाँ जी, वो आपने लेकिन आपने उसको काइंडली सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन दिखा दीजिएगा अगर कोई दिखाना चाहे व्हाट्सएप के थ्रू के उसका सॉल्यूशन जो है. फिर मैंने बता दिया कि अगर आपके पास 4 इक्वेशंस आ रही हैं उसमें से किसी एक अननोन को इज इक्वल के दूसरी तरफ ले जाइए, जो कि आप जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल में बता दिया उसको ज़रा नोट कर लीजिएगा. जब मैंने रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म बताई थी तो उसके बाद एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, 3 इक्वेशंस थे, 4 अननोन्स थे. तो वो x1 x2 x3 को एक तरफ रहने दिया. आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा अननोन इज इक्वल्स के दूसरी तरफ जाएगा. वो x4 आ गया था, नीचे आप लिख दोगे वी हैव टू पुट x4 इज इक्वल्स टू t. तो t इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. देन आप लोग फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन लिख देते हो कि इफ x4 इज इक्वल्स टू t तो x1 क्या आ जाएगा 1 + 4t, जो भी कुछ गिवन होगा वहां पर x4 की जगह पर आप लगाते जाओगे. ठीक हो गया? मैम ये वाला तो हो जाएगा जो हमारे पास 4 इक्वेशंस विद 3 अननोन है, उसकी फॉर्म कैसे बनेगी? आप इसको सॉल्व करना तो शुरू कीजिए. ट्राई टू सॉल्व इट, उसके बाद फिर मुझसे बात कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में.
ओके मैम। चलो ठीक है। Excuse me, ओके मैम। जी मैम, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या डिफरेंस है? reduced row echelon form is using to solve the system of linear equations with the help of Gauss-Jordan elimination method. कोई डिफरेंस नहीं है ओके। उसमें भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होती है, गॉस जॉर्डन में वही चीज हम यूज कर रहे हैं। ओके। चलिए ओके जी, नेक्स्ट क्लास है अब, और क्या कहते हैं, आई एम लीविंग राइट नाउ। ओके।